हाँ जी बेटा, ये हिंदी साहित्य की छायावादी युग की एक महान स्तंभ के रूप में जानी जाती है। छायावादी युग में 4 कवि हुआ करते थे जिनका नाम था प्रसुमन। प्र यानी जयशंकर प्रसाद, सु यानी सुमित्रा नंदन पंत, म यानी महादेवी वर्मा और न यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें महादेवी वर्मा जो है वो एक ऐसी साहित्यकार थी जो न केवल कविताएं बल्कि गद्य लेखन भी किया करते थे। और इनके गद्य में प्रमुख थे, एक तो काव्य लेखन तो था ही, साथ ही संस्मरण और रेखा चित्र लिखा करते थे। संस्मरण जैसा कि गिल्लू है, यानी किसी भी प्राणी से संबंधित कोई ऐसी याद जो हमारे जीवन में इस तरह से जुड़ी रहती है जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते, यानी अविस्मरणीय घटना। अब महादेवी वर्मा ने ये जो संस्मरण लिखे उनमें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है गिल्लू। महादेवी वर्मा का परिचय देख लेते हैं बेटा। फर्रुखाबाद जिले में 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने जो है काव्य गीत, संस्मरण और रेखा चित्र लिखे। इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण, साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है और कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अब जो महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र या संस्मरण लिखा है गिल्लू, इसमें क्या है कि उनके घर में बाहर बरामदे में सोनजूही का एक पौधा था, उस पे आई पीली कली थी। बसंत की ऋतु में उस छोटी सी पीली कली को देखकर एकदम से महादेवी वर्मा को गिल्लू की याद आ गई। उनको लगा कि गिल्लू जो है उसे ये पौधा बहुत पसंद था और अपने जीवन काल में वो इस पौधे में छिप करके अचानक पत्तियों में से महादेवी वर्मा के पास आकर उन्हें चौंकाने की कोशिश करता। उसका एक ही ध्येय था कि महादेवी वर्मा जो है आश्चर्य से चौंक करके और गिल्लू को जो है पकड़ने का प्रयास करे। कोशिश ये की जा रही है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके, इसलिए इसमें दिया गया कि गिल्लू से मुलाकात कैसे हुई। तो जैसे ही उन्होंने पीली कली को देखा, पीली कली को देखते ही उनको गिल्लू की याद आई, क्योंकि गिल्लू जो है उसको ये पौधा पसंद था। इस पौधे की पत्तियों में छिपकर गिल्लू अचानक से महादेवी वर्मा के कंधे पर कूद जाता था, उनको चौंकाने का प्रयास करता था। और जब गिल्लू को मृत्यु प्राप्त हुई तो उसकी समाधि भी इसी पौधे की जड़ में बना दी गई। तो महादेवी वर्मा को लगा कि जब वसंत के मौसम में इस पौधे पर पीली कली आ सकती है तो क्या पता गिल्लू भी पुनः प्रकट हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। गिल्लू मिला कैसे महादेवी वर्मा को? गिल्लू से पहली मुलाकात कैसे हुई? वही कि जिस तरह से महादेवी वर्मा अपने बरामदे में टहल रही थी, टहलते हुए उनकी नजर 2 कौवों पे गई। वो कौवे जो है किसी फ्लावर पॉट यानी गमले के आगे पीछे छुआम छोल यानी छप्पन छुपाई का खेल खेल रहे थे। जब उन्होंने गौर किया तो कारण जानने पर यह पता चला कि इस गिलहरी का छोटा सा बच्चा आज उनका शिकार बनने जा रहा है और उन कौवों ने अपनी तीखी चोंच के घावों से उस गिलहरी के बच्चे को घायल भी कर दिया है। वह बच्चा आज मरने की स्थिति के समीप है। महादेवी वर्मा को बड़ी दया आई और उन्होंने अपने हाथों से हौले से उसे उठाया और उठा करके अपने घर में लेकर आई। घर में लेकर आई तो महादेवी वर्मा ने काक पुराण यानी कौवे के विषय में लिखी गई बड़ी बड़ी बातें, उनके विषय में भी हमें जानकारी दी कि काक पुराण में काक भुषुंडी यानी काले रंग के इस पक्षी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि यहाँ लिखा गया है कि कौवे को एक तरफ समादरित भी कहते हैं और एक तरफ अनादरित भी कहते हैं। समादरित यानी आदर देने योग्य, जैसे कि जब श्राद्ध पक्ष शुरू होता है तो इस कौवे को कागोस कागोस इस तरह से कह करके बुलाया जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पूर्वज हैं वो कौवे और हंस के रूप में नहीं बल्कि हंस और कबूतर के रूप में नहीं बल्कि कौवे के रूप में आते हैं और उनके लिए तैयार किया गया भोजन जो है वो ग्रहण करके चले जाते हैं। और कौवे के विषय में ये भी कहा जाता है कि जिस घर की मुंडेर पर या छत पर ये कौवा बोलता है यानी ये संकेत देता है कि कोई ना कोई अतिथि आने वाला है, मेहमान के आने की सूचना देता है।
इस रूप में हम इसको आदर देने योग्य मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई बारी कौवे पर कई मुहावरे भी बनाए गए हैं। कैसे कि काव काव की आवाज करके तूने तो मेरे कान में दर्द कर दिया। क्या काय 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 चिल्लाता ही रहता है, यानी काय काय का जो स्वर है वो कौवे का है, और कौवे के इस स्वर से जो दूसरे अन्य लोग हैं उनको परेशानी होती है, और इसी परेशानी की वजह से हम जो है कौवे को पसंद नहीं करते। तो बेटा यहाँ पर इस काक पुराण के विषय में जानकारी देने के पश्चात महादेवी वर्मा ने बताया कि अब जो गिल्लू यानी गिलहरी के बच्चे को वो घर में लेकर गई, तो अब उसका उपचार कैसे किया गया। तो गिल्लू का उपचार करने के लिए महादेवी वर्मा ने गिल्लू के घाव पर से रुई के द्वारा रक्त जो है, खून जो है वो साफ किया, और उस पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। मलहम लगाने के पश्चात गिल्लू अचेत अवस्था में था, उसे सचेत बनाने के लिए, पुनः होश में लाने के लिए उसके जो है मुंह में दूध की कुछ बूंदे डालने का प्रयास किया गया। दूध में इसके लिए रुई की पतली बाती बनाई, रुई की पतली बाती बना करके और फिर जो है दूध की बूंदे उसके मुंह में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वह अचेत था, बेहोश था, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने थोड़े घंटे पश्चात क्या किया कि रुई की उसी पतली बाती से पानी की बूंदे उसके मुख में डालने की कोशिश की। अब पानी की बूंदे जब उसके मुंह में गई तो धीरे धीरे उसको थोड़ा होश आया, और लगभग 2-3 दिन के उपचार को पाकर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब लेखिका की उंगली पकड़कर अपनी नीली कंचे जैसी आंखों से धीरे धीरे लेखिका को निहारने लगा। अब क्या हुआ, तो अब क्या लेखिका के मन में इस छोटे से प्राणी के प्रति बहुत स्नेह आ चुका था। अब लेखिका के घर में वो वास्तव में एक सदस्य के रूप में प्रवेश कर चुका था, तो इसलिए लेखिका ने इस नए प्राणी का नामकरण किया। वैसे तो गिलहरी जो है वो जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, क्योंकि गिलहरी एक प्राणी है, और प्राणी अगर समूह में आ जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा से सूचित किया जाता है। लेकिन इसी प्राणी को एक नाम दे दिया। इसी गिलहरी के बच्चे को महादेवी वर्मा ने नाम दिया गिल्लू, और गिल्लू नाम दिए जाने के कारण यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप प्राप्त कर चुका था। अब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप प्राप्त करने के पश्चात धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर ग्रोथ होने लगी, उसका विकास होने लगा। विकास के कारण इसकी शारीरिक संरचना में बदलाव आने लगा। इसके शरीर पर हल्के हल्के कोमल कोमल स्निग्ध यानी कोमल रोई यानी बाल, और गिलहरी की जो पूंछ कभी आपने ध्यान से देखी हो तो स्पॉट से बने रहते हैं और भारी भारी दिखाई देती है, यानी जब्बेदार पूंछ विकसित होने लगी, और गिल्लू धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्वरूप में आ गया। एक गिलहरी का रूप उसने धारण कर लिया। अब जो है लेखिका के प्रति उसका भी आत्मिक स्नेह था, और लेखिका को वो ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रयास करता था। क्या प्रयास करता, क्वेश्चन है आपके अभ्यास प्रश्न में कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका के पैरों के समीप आता, सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर वापस उसी तेजी से पर्दे से नीचे उतरता। यह क्रम तब तक करता रहता जब तक कि लेखिका उसे अपने हाथों में उठा ना ले। फिर लेखिका अपना लेखन कार्य कर रही होती थी, तो कभी वो पर्दों की चुन्नटों में छिप जाता, कभी एकदम से सोनजोही के पौधे की पत्तियों में छिप जाता। लेखिका के सामने अचानक से आकर उनको डराने का प्रयास करता। लेखिका जब लेखन कार्य करती तो गिल्लू को धीरे से उठा करके एक लिफाफे में डाल देती। लिफाफे में वो कई देर बैठा रहता था और टुकुर टुकुर लेखिका के इसी कार्य को देखता रहता था। जैसे ही उसे भूख लगती वो चिक चिक की आवाज करके संकेत देता था, और लेखिका उसे काजू या बिस्किट जो उसके पसंदीदा खाद्य में माने जाते हैं वो उसे दे दिया करती थी। देखो आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि गिल्लू जो है वो वास्तव में लेखिका के घर में रहने वाले सभी प्राणियों में विशेष प्राणी था। लेखिका जो है उनके समीप आ करके उनके पास बैठ करके खाना खाने की हिम्मत आज तक किसी प्राणी की नहीं हुई, लेकिन गिल्लू जो है वो उनके समीप आ करके बैठ जाता था, उनकी भोजन की थाली में बैठता था। लेकिन धीरे धीरे लेखिका ने उससे बहुत मुश्किल से बाहर बैठना सिखाया,
और फिर वो एक एक दाना चुग चुग कर खाना सीख गया। अब जो है धीरे धीरे जो गिल्लू है वो जैसे जैसे विकसित हुआ वैसे वैसे मौसम में भी बदलाव हुआ, और मौसम आया वसंत का, यानी 1 साल बीत चुका। वसंत का मौसम आने पर गिल्लू जो है वो खिड़की के पास जाता और बाहर जो है प्रकृति के दृश्य को निहारता। बाहर की गिलहरियां भी खिड़की के पास खड़ी होकर चिक चिक की आवाज करके मानो उसे बुलाती। तो लेखिका को लगा कि प्रकृति के इस प्राणी को अब प्रकृति के वातावरण में ही खुला छोड़ देना चाहिए, इसे अब घर के अंदर बंद करके रखना उचित नहीं है। तो लेखिका ने इसके लिए क्या किया, अपने ही घर के अंदर एक खिड़की में कोने की कील निकाल दी, कोने की कील निकाल करके और उसकी जाली हटा करके उससे गिल्लू के बाहर आने जाने का रास्ता बना दिया। उसी रास्ते से गिल्लू जो है खिड़की के बाहर चला जाता था, और लेखिका भी सुबह जब कॉलेज के कार्य के लिए चली जाती थी तो उसी समय गिल्लू भी खिड़की से बाहर निकल जाता था। और जब लेखिका के शाम को 4 बजे आने का समय होता तो वो भी लेखिका के आने के समय ही खिड़की के उसी मार्ग से भीतर आ जाता और दिन भर बाहर गिलहरियों के झुंड का नीता बड़ा घूमता था। अब एक बारी क्या हुआ, एक बारी लेखिका की कार दुर्घटना हो गई। कार एक्सीडेंट में वो बुरी तरह से घायल हुई। बुरी तरह से घायल होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती होने के कारण अब गिल्लू को जो है उसको खाना कौन दे, तो लेखिका के ही कुछ परिचित लोग गिल्लू के पास जा करके उसको उसका पसंदीदा खाद्य जो है उसके झूले में डाल आया करते थे। गिल्लू पहले तो उठ करके देखता, उसे लगा माँ लेखिका है, मालकिन है, लेकिन कोई और दिखता तो वो गिल्लू जो है वापस आ जाता, अपने झूले में जाके बैठ जाता। कई दिनों पश्चात जब लेखिका अस्पताल से छुट्टी लेकर घर की ओर आई और थोड़ी स्वस्थ हुई तो उन्होंने गिल्लू के झूले की सफाई की, तो वहां पता चला कि गिल्लू ने अपना पसंदीदा खाद्य जो काजू है वो बिल्कुल भी नहीं खाए थे। फिर जो है लेखिका को डॉक्टर ने जो है बेड रेस्ट दे रखा था, तो गिल्लू क्या करता, लेखिका के सिरहाने तकिए पर जा करके अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता, और सहलाते हुए ऐसा लगता मानो कोई नर्स या परिचारिका या सेविका जो है सेवा कर रही हो। जैसे ही वो लेखिका के सिरहाने से हटता तो लेखिका को उसकी कमी महसूस होने लगती। अब क्या हुआ, लेखिका ने बताया कि गिल्लू के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है। 2 वर्ष की अवधि के पश्चात उनका जीवन का अंत समीप होता है। अब जो है एक दिन ऐसा ही हुआ, गिल्लू दिन भर बाहर खेलने नहीं गया, उसने कुछ खाया भी नहीं, और रात्रि के समय अपने झूले से उतरकर महादेवी के बिस्तर में उनके समीप आया। लेखिका का हाथ जब उसके शरीर से स्पर्श हुआ तो उनको लगा कि वास्तव में आज तो गिल्लू एकदम ठंडा पड़ चुका है। उसको गर्माहट देने के लिए उन्होंने हीटर जलाया, लेकिन कोशिश करने के बाद भी प्रभात की पहली किरण के साथ किसी और जीवन में जागने के लिए गिल्लू गहरी नींद में सो गया। यानी जैसे ही सूर्योदय होने लगा गिल्लू ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब महादेवी वर्मा के मन में विश्वास था, क्या विश्वास था, कि गिल्लू की समाधि उसी सोनजूही की जड़ों में बनाई गई जो पौधा उसको बहुत पसंद था। और जब अगला वसंत का मौसम आया तो उसी सोनजूही के पौधे पर पीली कली खिली, और लेखिका के भी मन में ये विश्वास आया कि जैसे ये कली प्रकट हो सकती है तो क्या पता गिल्लू भी कहीं से प्रकट हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो बेटा मैं अब ये मानती हूँ कि मेरे बच्चों को जो है थोड़ी इन पिक्चरों के माध्यम से ये जो लेसन है वो समझ आ गया होगा। अब जो है इसके प्रश्न उत्तर का क्रम आता है। इसके प्रश्न उत्तर करने के लिए मैंने जो है ब्लैक बोर्ड पे ये सारा कार्य कर रखा है, बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ जी, नमस्कार बेटा आप सभी को। पिक्चराइजेशन के द्वारा और थोड़ी सी कहानी जो है वो आपको मैंने वीडियो शेयर करके समझाई। कोशिश थी मेरी कि उस दिन भी समझ आ सकती, लेकिन उस दिन थोड़ी सी परेशानी हो गई। अब जो है हमने उस चैप्टर को समझने के पश्चात प्रश्न उत्तर का क्रम लिया है। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न, बेटा आपके पास बुक है, तो बुक के साथ साथ इन प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल 1 बाय 1 मिलता चला जाएगा। क्या है पहला प्रश्न, सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आया।
तो वही पहला पैराग्राफ जहां से आपका पाठ शुरू हो रहा है कि वसंत का मौसम आया और वसंत के मौसम में सोन चूड़ी पर पीली कली को देखकर लेखिका को एक छोटे से लघु प्राणी की याद हो आई। वो लघु प्राणी कौन था? गिल्लू था, क्योंकि गिल्लू को ये पौधा बहुत पसंद था और इस पौधों की पत्तियों में छिप करके महादेवी वर्मा के कंधे पर कूद कर वो लेखिका को चौंकाने की कोशिश किया करता था। और जब गिल्लू की मृत्यु हुई तो उसी पौधे की जड़ों में उसकी समाधि बना दी गई। अब दूसरा प्रश्न है, कौवे को समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? बेटा वही जहाँ पाठ शुरू हुआ है उसी प्रथम प्रश्न पर सेकंड पैराग्राफ में काक पुराण में बताया गया है कि एक तरफ कौवे को आदर देते हैं और दूसरी तरफ कौवे का अनादर भी करते हैं। आदर कैसे देते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जब हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज गरुड़ या हंस के रूप में नहीं बल्कि कौवे के रूप में आते हैं और हम उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमें हमारे पूर्वजों को भोजन प्राप्त हो चुका है। कौवा जब किसी छत की मकान की छत पर जब काऊ काऊ की आवाज करता है तो ये संकेत देता है कि मानो कोई अतिथि या गेस्ट जो है वो आने वाला है, तो इस रूप में हम उसे आदर देते हैं। लेकिन कौवे की जो आवाज है काऊ काऊ का स्वर बहुत कर्कश होता है और यह स्वर सभी को पसंद नहीं आता, इसलिए जहां भी कौवा ज्यादा बोल रहा होता है उसे वहां से भगाने का प्रयास किया जाता है, तो इस रूप में हम उसका अपमान भी करते हैं। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की, गिलहरी के बच्चे का उपचार कैसे किया? लेखिका ने गिलहरी के बच्चे का उपचार करने के लिए सर्वप्रथम उसे अपने हौले से हाथ में उठाया और घर के भीतर लेकर आई। रुई से उसके घाव पहुंचे, पेनिसिलिन का मलहम लगाया, रुई की पतली बाती बना करके उसे दूध में डुबा करके उस प्राणी के मुख में बूंद गिराने की कोशिश की, लेकिन वो अचेत था, तो जो बूंद थी दूध की वो दोनों तरफ गिर गई। थोड़े समय पश्चात लेखिका ने फिर से रुई की बाती से उसके मुख में पानी की बूंद तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस बारी वो सफल रही और जैसे ही पानी की बूंद गिल्लू के मुख में गई वो अचेत से सचेत में आ गया। 2-3 दिन के उपचार के पश्चात वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो इस तरह से उसका उपचार किया गया। अगला है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू कौन कौन सी क्रियाएं करता था? अभी थोड़ी देर पहले ही बेटा जब मैं आपको ये चैप्टर पूरा समझा रही थी मैंने कहा बेटा अभ्यास प्रश्न है कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर के पास आता, सरल से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर नीचे उतरता। ये क्रम उसका तब तक चलता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ ना ले। लेखिका उसे पकड़कर अपने पास अपनी ही लेखन कार्य की जो बेंच थी उस पर रख लेती लिफाफे के अंदर। तो गिल्लू जो है 2 पैर पीछे वाले पंजे नीचे और लिफाफे के अंदर रहते और 2 पंजे जो है उसके ऊपर की ओर बाहर रहते और टुकुर टुकुर वो लेखिका के लेखन कार्य को देखता रहता। चिक चिक की आवाज करता तो लेखिका उसे खाद्य पदार्थ दे देती। खाद्य पदार्थ कौन से? काजू और बिस्किट। वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनको कुरत कुरत कर खाता रहता और फिर लेखिका जो है अपने लेखन कार्य में लगी रहती। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी कभी वो सोन जूही के पौधे की पत्तियों में भी छिप जाता था, पर्दों की चुन्नटों में भी छिप जाता था और लेखिका को अचानक से आकर के डराने की कोशिश करता था। अब बात आती है कि गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और इसके लिए लेखिका ने क्या किया? 2 क्वेश्चन है बेटा इसमें। तो सबसे पहले पहला प्रश्न, वसंत का मौसम आया, गिल्लू के जीवन का पहला वसंत था और पहले वसंत में गिल्लू जो है वो बाहर जो है तरह तरह नीम वगैरह की बहुत सुंदर सुगंधित जो खुशबू है उसके कारण सारा वातावरण बहुत सुवासित हो चुका था और गिल्लू जो है खिड़की के पास जाकर बाहर की प्रकृति को निहारने लगा। बाहर की गिलहरियां भी खिड़की के नजदीक आकर चिक चिक की आवाज करके मानो उसे बाहर बुला रही थी। लेखिका ने जब ये चीज देखी तो उसको ये अनुभव हुआ यानी प्रकृति का ये प्राणी है, इसे प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ना आवश्यक है। तो उन्होंने कैसे उसको मुक्त किया? तो लेखिका ने अपनी खिड़की की एक कोने की कील निकाली, वहां की जाली हटाई और गिल्लू के बाहर जाने और वापस भीतर आने का एक रास्ता बना दिया। अब बात आती है गिल्लू की परिचारिका की भूमिका की। गिल्लू एक परिचारिका की भूमिका में भी था। किस अर्थ में लेखिका ने ऐसा कहा है? तो कार दुर्घटना में जब वो घायल अवस्था में थी
लेखिका को जब अस्पताल से छुट्टी दे देने के पश्चात वो बिस्तर पर आराम करने की हालत में अपने घर पर ही थी, तो गिल्लू जो है उनके सराहने तकिए पर जाकर के अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके एक एक बालों को सहलाता था। और जब अचानक वो वहां से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता मानो कोई नर्स, कोई सेविका या कोई परिचारिका जो है वो वहां से हट गई है। तो गिल्लू जो है एक परिचारिका की तरह ही लेखिका की सेवा करने लगा था। तो इस रूप में गिल्लू जो है परिचारिका की भूमिका भी निभाने लगा। अब बात आती है गिल्लू का अंत समय समीप था, तो उस समय किन चेष्टाओं से ये पता लग गया था कि गिल्लू जो है अब उसका जो अंत समय है, उसकी मौत जो है निकट है। बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि जब गिल्लू का अंत समय नजदीक था, उस दिन भर वो ना तो कहीं खेलने गया, ना दिन भर उसने कुछ खाया, वो अपने झूले में ही रहा। रात्रि के समय बहुत ही असहज अवस्था में, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने झूले से उतर करके महादेवी वर्मा के पास गया, उनके ही बिस्तर में उनके समीप चला गया। जैसे ही महादेवी वर्मा का हाथ गिल्लू के शरीर से स्पर्श हुआ तो उनको लगा कि इसका शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, और उसके इस ठंडे पड़े शरीर को गर्माहट देने के लिए महादेवी वर्मा ने हीटर जलाया। लेकिन फिर भी अगले दिन प्रभात काल की पहली किरण के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए गिल्लू हमेशा के लिए सो गया। अब इसी क्वेश्चन में बेटा साथ में दिया गया है किसी और जीवन में जागने के लिए का क्या आशय है। भारतीय संस्कृति की ये मान्यता है कि जब कोई शरीर में से कोई आत्मा अलग होती है, यानी शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं मरती, तो ईश्वर के द्वारा उस आत्मा को दूसरा शरीर दे दिया जाता है। एक शरीर खत्म होने के पश्चात वो आत्मा नहीं मरती, बल्कि उसे दूसरा शरीर ईश्वर के द्वारा दे दिया जाता है। इसीलिए लेखिका ने इस कथन में ये शामिल किया कि किसी और जीवन में जागने के लिए इस जीवन में हमेशा के लिए सो गया, यानी इस जीवन का तो उसका अंत हो गया, लेकिन अब क्या पता किसी और जन्म में उसे कोई दूसरा शरीर मिल गया होगा, ऐसे उन्होंने जो है विचार या अनुभव रखा था। अब अंतिम जो प्रश्न है वो ये है कि गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में कौन सा विश्वास बना हुआ था। तो बेटा अंत समय में आपको पता है लेखिका ने उसकी समाधि कहाँ बनाई थी, सोनजूही के उसी पौधे की समीप मिट्टी खोदकर गिल्लू के जो पार्थिव शरीर है, मृत शरीर है, उसको वहां दफना दिया गया। अब जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हुआ, सोनजूही के पौधे पर वसंत के समय धीरे धीरे एक पीली कली खिलने लगी। तो महादेवी वर्मा के मन में ये विश्वास हुआ कि जब एक पौधे पर लगने वाली कली टूट कर दोबारा आ सकती है, तो क्या पता उसकी जड़ में उस लघु प्राणी की समाधि बनाई गई, वो भी प्राणी अचानक से क्या पता इस पीली कली के रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि एक प्राणी यदि इस सृष्टि से, इस संसार से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वही प्राणी दोबारा नहीं आ सकता। तो लेखिका के मन में ये विश्वास था कि जिस तरह से पीली कली जो है प्रकट हो सकती है, वैसे गिल्लू भी कहीं से प्रकट हो जाएगा। लेकिन हम आगे ये लिखेंगे, लेकिन यह संभव नहीं था। तो इस तरह से ये जो 9 प्रश्न है, इन 9 प्रश्नों के आप सभी को यहाँ पर उत्तर समझाए गए हैं। इसका पीडीएफ जो है बना करके आप सभी तक सेंड कर दिया जाएगा। बेटा अब मैं यहाँ तक ये समझती हूँ कि मेरे बच्चों को ये पूरा संस्मरण समझ आ गया होगा। सबसे पहले लेखिका का परिचय, महादेवी वर्मा जो प्रसुमन के नाम से जानी जाती है, जो मुख्य रूप से रेखा चित्र, संस्मरण और काव्य गीत लिखने में महारत हासिल कर चुकी हैं। उन्हीं का लिखा हुआ एक संस्मरण है गिल्लू, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा जिसके पीछे 2 कौवे पड़े थे, चोंच से उसे घायल कर दिया था। महादेवी वर्मा ने उसे बचाया, उपचार करने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। महादेवी वर्मा ने उसको जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना दिया, यानी गिलहरी के बच्चे को एक विशेष नाम दे दिया, और नाम दिए जाने के कारण वो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 9 के बच्चों को मैं यही बात जानकारी भी देने चाहूंगी कि मात्र अभ्यास प्रश्न करने ही पर्याप्त नहीं है,
इन पार्ट के बीच में जो भी अतिरिक्त प्रश्न बनते हैं वो क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। वहां हम अपनी तरफ से इस तरह से एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें कराया नहीं। एक टीचर का यही प्रयास है कि बच्चों को चैप्टर समझ आ जाए। अगर चैप्टर समझ आ गया तो बेटा 8th से 9th में आप आए हो, जैसे आपकी स्टैंडर्ड में ग्रोथ आई है वैसे आपकी बुद्धि में भी ग्रोथ हो गई होगी कि हमें पूरा पाठ तैयार करना है तो उसके हर एक प्रश्न को हम उत्तर के रूप में दे सकें, ऐसा अपने आप को समर्थ बना लेना है। तो जातिवाचक से उसको व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। अब व्यक्तिवाचक बन गया तो वो परिवार का एक सदस्य था और परिवार के सदस्य के रूप में लेखिका का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करने के साथ साथ लेखिका के घर में और भी कई जीव पाले हुए थे, लेकिन उनमें गिल्लू अपवाद था। अपवाद यानी सबसे बिल्कुल अलग। क्यों था? क्योंकि किसी भी प्राणी की हिम्मत नहीं थी कि वो माँ देवी के पास जाकर के उनके भोजन के थाल में से खाना खा सके, लेकिन गिल्लू वहां पहले तो भोजन की थाली में ही बैठ जाता था, लेकिन धीरे धीरे माँ देवी माँ ने उसे अलग बैठना सिखाया और फिर गिल्लू चावल का एक एक दाना बड़े ही तरीके से उनके साथ बैठकर खाने लगा। अब जो है कार दुर्घटना हुई। कार दुर्घटना में लेखिका घायल हुई। घायल होने के कारण उसके जो परिचित थे वो गिल्लू को खाद्य देते थे, लेकिन गिल्लू अपनी स्वामिनी को ना पाकर उन खाद्यों को खाता नहीं था। वो अपने झूले में ही उनका बैठा बैठा इंतजार कर रहा था। जब लेखिका थोड़ी सी स्वस्थ होकर घर आई तो उन्हें बिस्तर पर आराम करने की हिदायत दी गई और इसी तौर पे जब वो बिस्तर पे लेटी हुई रहती थी तो गिल्लू जो है उनके सिराने तकिए के पास जाकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता, मानो कोई नर्स, कोई सेविका या कोई परिचारिका उनकी सेवा कर रही है। अब 2 साल का समय वो पूरा कर चुका था। 2 साल के समय के पश्चात उसका अंत समय नजदीक था और अंत समय में क्या हुआ? उसने दिन भर ना खाया ना खेलने गया, रात्रि के समय असहज था और लेखिका के पास चला गया। लेखिका ने जब हाथ रखा तो स्पर्श करने पे पता चला ठंडा पड़ चुका है। उसको गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन प्रभात काल के समय, प्रभात काल सूर्योदय का समय, सूर्योदय के समय जैसे जैसे सूर्य उदय होने लगा लेकिन गिल्लू का धीरे धीरे अंत होने लगा, यानी गिल्लू मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन लेखिका को ये भारतीय संस्कृति की मान्यता पर भी विश्वास था कि शरीर का अंत हुआ है, गिल्लू किसी और जीवन में जागने के लिए, यानी किसी और जीवन में उसके प्रवेश मिल गया है। और लास्ट में उन्होंने बताया है कि फिर भी मुझे विश्वास है कि जिस तरह से वसंत के मौसम में सोन चूहे के पौधे पर एक नई कली खिल रही है, क्या पता उसकी जड़ में उसको गिल्लू को समाधि दी गई थी। अचानक से गिल्लू भी इस पीली कली की तरह आकर के मुझे चौंका दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो बेटा क्लास में उपस्थित होने के लिए और अपनी भागीदारी निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो ये कार्य दिया जाए समय पे पूरा करके तुरंत का तुरंत मेरे व्यक्तिगत नंबर पे मुझे प्रेषित कर दे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाते रहें।